हेलो गाइस, दिस इज़ अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो है चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो जहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, लॉर्ड वेलेस्ली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल। प्रीवियस पार्ट में हमने थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो कि लास्ट वॉर था उनके बीच में, और इसके बाद अंग्रेजों ने मराठा पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम कि लॉर्ड वेलेस्ली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798 कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली को इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल बनाया गया। ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कि कंसोलिडेट का मतलब होता है सुदृढ़ करना, मजबूत करना। ठीक है, कि वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया के अंदर मजबूत करना चाह रहे थे। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग एज मैनी इंडियन स्टेट एज पॉसिबल अंडर ब्रिटिश रूल। और किसी भी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टेट को ब्रिटिश रूल के अंडर में करना चाहते थे। ठीक है, फिर यह लगा कि ही बिगेन टू अलाइंग इंडियन स्टेट विद कंपनी बाय वॉर एंड ट्रीटी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने वॉर भी किया लोगों के साथ, स्टेट के साथ ट्रीटी भी की। ठीक है, ट्रीटी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, संधि होता है। ही बॉट मैसूर एंड मराठा अंडर कंपनी कंट्रोल बाय वेगिंग वार। ठीक है, वेगिंग वार का मतलब युद्ध के द्वारा उन्होंने मैसूर और मराठा को अपने कंट्रोल में कर लिया था। देखेंगे यहाँ पर बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि जहाँ लिखा कि लॉर्ड वेलेस्ली, Lord Harding and Lord Dalhousie played a vital role in the expansion of British rule in India। कि इन तीन गवर्नर जनरल्स ने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया। ठीक है, किस चीज़ को, कि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एंड नाउ बाय हिज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली। इसको सहायक संधि बोला जाता है, कि सहायता करने के नाम पर संधि करना और धोखे से उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेना। ठीक है, तो बाय हिज सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ब्रॉट सेवरल स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। की इसके तहत उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टेट को अपने कंट्रोल में कर लिया। द फॉलोइंग वर द सलाइंट फीचर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। सलाइंट का मतलब प्रमुख जो फीचर्स थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द पैरामेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी। ठीक है, कि पहली चीज़ क्या थी, कि पहली चीज़ ये थी कि इंडियन स्टेट के जो रूलर थे, ठीक है, इस अलायंस के तहत यदि वो अलायंस करते हैं तो उनके लिए ये कंपेल था, मजबूरी थी उनकी कि वो ब्रिटिश फोर्स को अपने टेरिटरी में रखेगी। एंड नाउ द सेकेंड, द रूलर हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फोर्स और टू प्रोवाइड अ टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू द कंपनी। ठीक है, देखिए क्या था कि ब्रिटिश सेना का कुछ खर्च होता था। ठीक है, तो वो खर्च भी किनको देना पड़ता था? जो इंडियन रूलर्स थे उनको देना पड़ता था। यदि खर्च नहीं दे रहे हैं तो अपने स्टेट का, ठीक है, टेरिटरी का क्या देना पड़ता था उनको? कोई ना कोई जमीन का भाग उनको देना पड़ता था। ठीक है, द इंडियन रूलर हैड टू कीप एट हिज कोर्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर। कि इंडियन रूलर के लिए ये भी एक मजबूरी थी कि वो किसी न किसी ब्रिटिश ऑफिसर को अपने कोर्ट पर रखते थे, हु कुड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ स्टेट, की जो कि स्टेट की वर्किंग को ऑब्जर्व करता था, बेसिकली कहना चाहिए कि हस्तक्षेप किया करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है कि दिस सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन स्टेट बट इन फैक्ट इट वाज अ वायलेशन ऑफ देयर फ्रीडम। ठीक है, बेसिकली इस सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिश ये कहते थे कि हम आपके स्टेट की सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है, इंडियन स्टेट जो थे, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं होती थी। बेसिकली उन स्टेट का फ्रीडम छीन लिया जाता था, उनकी आज़ादी छीन ली जाती थी, उनके फ्रीडम का वायलेशन किया जाता था। दिस वाज अ वेब। वेब का मतलब होता है जाल, जिसको मकड़ी के जाल को वेब कहा जाता है। एज वन हु एग्रीड टू दिस अलायंस इट्स फेट वाज सील्ड परमानेंटली इन ब्रिटिश प्लॉट। कि बेसिकली क्या था कि एक मकड़ी की जाल की तरह था, कि जो एक बार फंसता गया फंसता गया फंसता गया, कि जो भी इसे स्वीकार करता था वो हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाता था, परमानेंटली वो इस जाल में फंस जाता था। हैदराबाद एंड अवध वर प्रोमिनेंट इंडियन स्टेट हु कंसीडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस, जिनमें हैदराबाद और अवध ये प्रमुख स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस किया था। पेशवा इन 1803 एंड सिंधिया एंड भोसले कंसीडर्ड टू सब्सिडरी अलायंस लेटर। बाद में पेशवाओं ने, सिंधियाओं ने और भोसले ने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। एंड द नाउ द नेक्स्ट है एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। की अब देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेंड किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इन 1813। कि ये 1813 में भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स वेग्ड अ वार अगेंस्ट नेपाल एंड फोर्स टू साइन सौगोली ट्रीटी। ठीक है, कि इन्होंने क्या किया
कि नेपाल पर हमला कर दिया और उनसे सोगोली की ट्रीटी साइन करा ली, यानी सोगोली की संधि जिसको बोलते हैं, मजबूर किया उनको करने के लिए। बाय रिड्यूसिंग मराठास टू नॉन इंटेनिटी ही डिसबैंड द मराठा फेडरेशन, ठीक है। मराठों को अंतिम रूप से पराजित करके, यानी फाइनली उन्होंने मराठों को पराजित किया और उनका जो फेडरेशन था, मराठा फेडरेशन, उसको पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हड़प की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प की नीति का मतलब होता है राज्यों को हड़प लेना। अब ये किस तरीके से हड़पते थे ये देखते हैं, क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ही यही होता है, हड़प नीति, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे लॉर्ड डलहौजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेसिंग इंडियन स्टेट अंडर कंपनी रूल, ठीक है, कि बेसिकली कंपनी के रूल में एनेक्स कर लेते थे ये इंडियन स्टेट को, हड़प लेते थे। ही बैंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्टेशन हायर बाय इंडियन किंग्स। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि दत्तक पुत्र जो होते थे, ठीक है, यानी एडॉप्टेशन जो होता था चाइल्ड का, जैसे जिन राजाओं के पास कोई बच्चे नहीं होते थे, जिनकी खुद की संतान नहीं होती थी, वो किसी को गोद ले सकते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये बैन कर दिया कि आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। यदि आपके खुद के बच्चे हैं, खुद का लड़का है, तो ही वो राजा बनेगा, अदरवाइज वो राजा किसी और को नहीं बना सकते थे और वो राज्य उनके कंट्रोल में आ जाता था। When the ruler died without a natural heir, his state was annexed to British domination, ठीक है। यदि कोई राजा विदाउट नेचुरल हायर, कहने का मतलब उसका यदि कोई लड़का नहीं है, कोई भी उनकी संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, और वो राजा ऐसे खत्म हो जाता था, तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था, ब्रिटिश डोमिनेंस में मिला लिया जाता था। मैनी स्टेट इंक्लूडिंग झांसी, नागपुर एंड सतारा वर एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन, कि बहुत सारे स्टेट इसी तरीके से हड़पे गए, जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट स्टेट थे। इन 1856 नवाब ऑफ अवध वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसगवर्निंग हिज स्टेट एंड दस इट वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश रूल, ठीक है। 1856 में अवध के जो नवाब थे उन पर मिस गवर्निंग, यानी सही तरीके से गवर्नमेंट ना चलाने का उन पर दोषारोपण किया गया और उनका राज्य भी ब्रिटिश रूल में मिला लिया गया। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन स्टेट सिंस 1757 टू 1857 हैड कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, कि लगभग सारे जो इंडियन स्टेट थे इन 100 सालों के अंदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया था। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द कंपनी स्प्रेड डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन स्टेट एंड देयरफॉर द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 ब्रोक आउट, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ, इनकी स्प्रेड करने की जो नीति थी, बहुत सारे लोगों में डिसकंटेंट हुआ। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, ठीक है। और क्या हुआ कि फाइनली इनकी वजह से जो 1857 का स्ट्रगल था, जिसको फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल कहा जाता है भारत का, वो ब्रोक आउट हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है काजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, कि ब्रिटिश सक्सेस के बेसिकली क्या कारण थे, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, तो इसमें मैं देखते हैं अपन क्या क्या हो सकते हैं रीज़न। जैसे यहाँ लिखा है कि आफ्टर द सक्सेस in Karnataka war, the British emerged as leader in trade and Battle of Plassey and Buxar provided political power to the British company, ठीक है, कि उन्होंने कर्नाटक का वार तो जीत लिया था, इससे इनकी जो पावर थी वो इमर्ज हो गई थी, ठीक है, लीडर्स बढ़ने लगे थे, ठीक है। और साथ में जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता तो इनकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ गई। बट व्हाट वर द काजेज विच इन अ शॉर्ट स्पान मेड ब्रिटिश, ठीक है, कि क्या कारण था कि बहुत कम समय में ब्रिटिश ने पूरी इंडिया पर कब्जा कर लिया। द फेट मेकर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि वो भारत के भाग्य विधाता बन चुके थे। ब्रिटिश कंपनी नॉट ओनली रिमूव फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड डच फ्रॉम द कंटेनेंस ऑफ ट्रेड्स बट ऑल्सो पेव्ड वे टू सिक्योर पॉलिटिकल रीजन ऑफ इंडिया इन देयर हैंड्स, कि बेसिकली उन्होंने सिर्फ दूसरी कंपनीज से उनको हटाया बस नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पैर जमाने लगे, यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने भारत पर क्या किया, कब्जा कर लिया। After success in the battle of Plassey and Buxar, they made the Nawab of Bengal, Bihar, Odisha and Awadh and Mughal Emperor Shah Alam वर्चुअल प्रिजनर्स, ठीक है, वर्चुअल प्रिजनर्स, की बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इनको जीतने के बाद इन लोगों ने नवाब बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि नवाबों को बनाने लगे ये, ठीक है, इन्होंने नवाब बनाया और साथ में जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, ठीक है, शाह आलम को क्या कर दिया, एक वर्चुअल प्रिजनर बना दिया, यानी वर्चुअल प्रिजनर का मतलब इनके इशारों पर चलने वाला एक कैदी था, ठीक है। द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियन वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश कंपनी की विजय जो थी, ठीक है, इसके लिए भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जिम्मेदार थी,
इंडियन की बात करें हम, पॉलिटिकल और जो सोशल स्थिति थी वही जिम्मेदार थी कि लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। इन सब का फ़ायदा उन्होंने उठाया। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जो कि नीचे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये लिखा है कि अ फेज ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन बिगेन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब की डेथ के बाद ही पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होना, यानी राजनीति का कहना चाहिए कि एकीकरण कम हो गया था, राजनीतिक बिखराव जिसको बोल सकते हैं, लोग एक नहीं थे। मैनी स्मॉल स्टेट विथ लेजर मिलिट्री पावर वर एस्टेब्लिश इन इंडिया, कि बहुत छोटे छोटे स्टेट यहाँ पर इमर्ज हो गए, ठीक है। एक पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए जिनको अंग्रेजों ने आसानी से जीत लिया, ठीक है। लोग उस समय राजा क्या थे, लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते थे, अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक। यहाँ पर देखते हैं हम कि बेसिकली कि द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वाज देयर लाइट एंड स्मॉल आर्म एंड ट्रेन फोर्स, कि इनकी सफलता का कारण क्या था, इनके छोटे और हल्के हथियार थे, ठीक है, और साथ में इनके पास ट्रेंड आर्मी थी जो कि प्रशिक्षित थी। द इंग्लिश ऑल्सो हैव कैनन विच हेल्प्ड अ लॉट इन देयर सक्सेस। कैनन, ठीक है, कैनन का मतलब तोप खाना होता है, कि इनके पास एक खुद का तोप खाना था जो कि इनकी सफलता का मुख्य रीज़न था। द पॉलिटिकल एनार्की, डिसइंटीग्रेशन एंड वीक सेंटर वर फ्यू काजेज इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी दैट मेड ब्रिटिश कंपनी टू कैपिटलाइज ऑन। बेसिकली 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी में भारत में क्या था, राजनीतिक अराजकता थी, राजनीतिक बिखराव था, जो सेंटर पे गवर्नमेंट थी उनका कमज़ोर होना, ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को सफलता दी, ठीक है। मच वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम मराठास इन अनसर्टेन पॉलिटिकल सिनेरियो बट दे फेल टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन ड्यू टू देयर इंटरनल हॉस्टिलिटीज़, ठीक है। कि यहाँ पर क्या था कि मराठाओं से ये इच्छा थी कि हो सकता है कि वो राजनीतिक स्थिरता कायम कर लें, लेकिन वो खुद आपस में संघर्ष करने में उलझे हुए थे, जिस वजह से मराठा भी इनका सामना नहीं कर पाए। नाउ द लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि द काज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश वाज नॉट देयर एबिलिटी ओनली बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अंत में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी को जो सफलता मिली उनमें उनकी कोई योग्यता नहीं थी। क्या लिखा है कि ब्रिटिश वॉज नॉट देयर एबिलिटी, कि उनकी कोई एबिलिटी नहीं थी कि वो सक्सेस हो जाएं, ठीक है। ये हमारी कमजोरी थी कि हमने अंग्रेजों को सक्सेस होने दिया। क्या कमजोरी थी, बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स, की इंडियन रूलर्स जो भारतीय शासक थे उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो वीक हो चुकी थी, आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, लड़ते झगड़ते रहे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाई, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति को उन्होंने अपनाया और फाइनली पूरे इंडिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स आप खुद फाइंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।